देखिए आईपीसी में कल चल रहा था, ये हो जाए तब लिखवा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस रहता है। और देखिए आपका कल क्या बताया गया था उसी को आगे बढ़ाना है। आज ये आधा घंटा में लेक्चर समाप्त करके लिखवा देना है दो तीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम बताए थे आपका कि दुष्प्रेरण को परिभाषित करिए, यानी कि एबेटमेंट को डिफाइन करिए। तो आप 107 लिखेंगे और तीन प्रकार से दुष्प्रेरण हो सकता है। उसके बाद दो स्पष्टीकरण है वह लिखेंगे और आपका कह सकते हैं कि दो तीन केस बताया गया था। इसके बाद दुष्प्रेरक ज़्यादा पूछा जाता है। दुष्प्रेरक को परिभाषित करते हुए दुष्प्रेरक को परिभाषित करिए और इसी में एक पुछल्ला जोड़ देता है समस्या। जैसे समस्या ये जोड़ देगा कि आपका एक व्यक्ति है, एक 6 वर्षीय बालक को दुष्प्रेरित करता है कि वह सी के खाने में जहर डाल दे और बालक सी के खाने में जहर डाल देता है, सी की मृत्यु हो जाती है और दुष्प्रेरक यानी कि ए घटना स्थल पर उपस्थित नहीं है। तो ए का दायित्व बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और जो व्यक्ति दुष्प्रेरित किया है वह अनुपस्थित है, लिखा है बैरक में अनुपस्थित है, तो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए वह दंड का भागी होगा। ये पहले याद रखिए। मामला 108 में जाएगा और अगर यही शब्द आपका एक शब्द घुमा दे और ये लिख दे कि जो उकसाया है बालक को वह उपस्थित है वहाँ, यानी कि घटना स्थल पर उपस्थित है, तब आप 114 अभी हम बताएंगे 114 से कवर करिएगा धारा और डायरेक्ट अब किसके लिए जिम्मेदार ठहराइएगा, मर्डर के लिए, हत्या के लिए। यानी कि सामान्य नियम ये निकला कि सामान्यतः दुष्प्रेरक का दायित्व कभी बदलता नहीं है, लेकिन इसका एक अपवाद है जो प्री और मेंस में भी पूछा जाता है। 114 अगर घटना स्थल पर दुष्प्रेरक उपस्थित है तो वह मुख्य अपराधकर्ता के रूप में जिम्मेदार होगा। अर्थात कानून ये कल्पना कर लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा कि मान लेगा कि इसने स्वयं अपने हाथों से अपराध किया है। तो अभी हम धारा बताएंगे भी, इधर दो तीन धाराएं। इसके बाद हम 108 बता रहे थे और धारा 108 में आपका तीन एक्सप्लेनेशन हम बता चुके थे कल और तीन आपका स्पष्टीकरण डिटेल में बताए थे। अब चौथा स्पष्टीकरण आइए। चौथा स्पष्टीकरण ये बताता है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, यानी कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होता है। ये सीधे आपका धारा 108 के एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में समाहित है। यानी कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण क्या हुआ, अब इसको समझने का प्रयास करिए। ए बी को दुष्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है या उकसा देता है कि हे बी तुम सी को उकसाओ कि सी डी की हत्या कर दे। तो ए ने बी को दुष्प्रेरित किया और बी ने किसको दुष्प्रेरित किया, सी को। तो हम कहेंगे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण। यानी कि जैसे कि सुबह हमने बताया था आपका संविधान में रिव्यू पर बताया था कि रिव्यू का रिव्यू, यानी कि एक बार पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट ने किया और दोबारा अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन या दोबारा पुनर्विचार किया तो हमने उसको कहा था रिव्यू का रिव्यू। और अशोक रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2005 के वाद में ये सिद्धांत आया। उसी प्रकार दुष्प्रेरण का मतलब कि आपका दुष्प्रेरक जो होंगे एक नहीं होगा, कितने होंगे, दो। तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण
ए किसको दुष्प्रेरित किया है, बी को, तो ए भी दुष्प्रेरक माना जाएगा। बी ने किसको दुष्प्रेरित किया है, सी को, तो बी भी क्या माना जाएगा, दुष्प्रेरक। तो क्या दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध होगा कि नहीं, और ये दोनों दुष्प्रेरण के लिए दंडित होंगे कि नहीं होंगे। और कहाँ बताया गया है, आपका 108 के एक्सप्लेनेशन नंबर आपका 4 में। इसके बाद 108 का स्पष्टीकरण 5 आता है। आपका षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारी एक जगह एकत्रित हो या सभी बातों का ज्ञान उन्हें हो। अगर कुछ बातों का नॉलेज है, कुछ बातों का नॉलेज नहीं है, भले षड्यंत्रकारी क्या है, दूर दूर हो, फिर भी षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध पूर्ण होगा कि नहीं, पूर्ण होगा। यानी कि मान लीजिए ये आपका सऊदी अरब में है और दिल्ली में बी को फोन करता है कि इस मकान को आग लगा दो, तो ऐसी दशा में यह जरूरी नहीं है कि दोनों षड्यंत्रकारी या आपस में जो साजिश रचे हैं वह आपका एक जगह मिलकर साजिश रचे। भिन्न भिन्न स्थानों पर भी होकर वे साजिश रच सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार आपका 108 भी समाप्त हो गया। अब आइए इधर की धाराएं जो पढ़नी है, 114 तक लगातार पढ़ना है। इसलिए हमें 114 तक पढ़ना है क्योंकि आपका इधर से कुछ समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनते हैं। पहले 109 देखिए। 109 सफल दुष्प्रेरण के बारे में दंड का प्रावधान करती है। सफल दुष्प्रेरण का मतलब ये हुआ कि जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया गया था वह कार्य पूर्ण हो गया। जैसे एक उदाहरण देखा जाए, ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो। बी ने सी की हत्या कर दी। तो ऐसी दशा में ए का दायित्व बताइए। तो पहले तो ए का दायित्व आप निर्धारित करेंगे कि ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का भागी होगा। अब 109 ये बताती हैं, चूंकि जिस कार्य का दुष्प्रेरण ए ने किया था वह कार्य सफल हो गया, तो ए को किसके लिए दंड मिलेगा। तो जब दंड की बारी आएगी तो जो उस अपराध के लिए दंड है उसी दंड से ए दंडनीय होगा। यानी कि जो हत्या के लिए दंड है उसी दंड से ए दंडनीय होगा। यानी कि ए किस धारा के तहत दंडनीय होगा, 302। फिर एक बार दोनों को ध्यान में रखिए। तो अगर ये पूछे कि ए की लाइबिलिटी बताइए तब आप अलग बताएंगे और ये बताएंगे कि ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए आपका दायी होगा। अगर पूछे कि ए को दंडित किसके लिए किया जाएगा, तो इसका दायित्व होगा हत्या के दुष्प्रेरण के लिए, लेकिन इसे दंडित किसके लिए किया जाएगा, तो जिस अपराध का दुष्प्रेरण ए ने किया उस अपराध के लिए जो दंड है उसी दंड से इसे दंडित किया जाएगा। तो किस अपराध का किया है, हत्या का, तो हत्या के लिए दंड किस धारा में दिया गया है, 302। तो ए किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा, 302। लेकिन ये तब जब दुष्प्रेरण को दंडित करने के लिए आपका कहीं अलग से आईपीसी में प्रावधान न हो। यानी कि जैसे कि आपका 305 है, 306 है, दुष्प्रेरण के लिए अलग प्रावधान करती हैं, तब 109 अप्लाई नहीं होगा। कब होगा, जब अलग से कहीं भी कोई प्रावधान न हो। 100 आपका 9 हो गया। इसके बाद आ जाइए आपका 109 के बाद 110 देखा जाए, दुष्प्रेरक का दंड
यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है तो 110 सामान्य नियम बताती है कि दुष्प्रेरक का दायित्व बढ़ेगा नहीं, आपका सीमित होगा, लेकिन 111 आपका पढ़ना है। यानी कि इधर जो आपका पढ़ना है 111 आपका पढ़ना है और 114 दो धाराएं कम से कम। वैसे घर पर एक बार आप देख लीजिएगा, मैं भाई 100% पढ़ाना किसी भी हाल में आपका संभव नहीं है, लेकिन कम से कम इधर दो धाराएं जरूर पढ़िएगा। आपका हम बता दे रहे हैं, भले 109 110 छोड़ दीजिए, 111 और 114 दो धाराओं को जरूर पढ़िए। 111 से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन आता है, 114 से भी समस्यात्मक क्वेश्चन आता है। फुल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका पुछल्ला देगा समस्या। 111 देखिए, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, ए का दायित्व बताइए, जब इसने बी को उकसाया था कि हे बी तुम सी के घर में चोरी कर लो, लेकिन बी ने आपका चोरी तो किया ही और चोरी के साथ साथ उस घर में आग लगा दी। तो अब समस्या जो उत्पन्न होती है कि ए का दायित्व बताइए, ए केवल चोरी के दुष्प्रेरण के लिए दंडित होगा कि बी ने जो घर में आग लगा दी है उस आग लगाने के दुष्प्रेरण के लिए भी दंडित होगा। ये इस समस्या का समाधान आपका किस सेक्शन से किया जाएगा? 111 से। यानी कि इसका मतलब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया चोरी का और भिन्न कार्य भी कर दिया गया, यानी कि घर में आग लगा दी गई। अब समस्या ये है कि ए की लाइबिलिटी बताइए, क्या वह केवल चोरी के दुष्प्रेरण के लिए दंडित होगा कि रिष्टि माने घर में अग्नि द्वारा रिष्टि के लिए भी होगा? इस समस्या का समाधान कौन सी धारा करती है? आपका 111। देखिए बेरेट की भाषा, जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है। इसका मतलब ये हुआ कि चोरी के लिए ए ने दुष्प्रेरण किया बी को, बी ने घर में आग लगा दिया, तो सामान्य नियम ये है कि आपका ए का दायित्व बढ़ेगा और ये कानून मान कर चलेगा कि सीधे इसने घर में आग लगाने के लिए दुष्प्रेरित बी को किया था, लेकिन लग गया तो फिर ए का दायित्व थोड़ा क्या हो जाएगा? सीमित। फिर एक बार इसको बेरेक, कभी पूरा नहीं हुआ बेरेक। अगर ए ने बी को उकसाया है कि हे बी तुम सी के घर में चोरी कर लो और बी चोरी करने गया तो घर में आग लगाकर रिष्टि कारित कर दी, अग्नि द्वारा नुकसान कर दिया। तो 111 जनरल रूल ये है कि दुष्प्रेरक का दायित्व का विस्तार होगा और ये माना जाएगा कि ए ने अर्थात दुष्प्रेरक ने सीधे अग्नि द्वारा रिष्टि के लिए दुष्प्रेरण किया था। लेकिन लग गया तो मान के चलिए कुछ न कुछ आपका समस्या उत्पन्न हो गई और जो ये प्रोविजो है इस धारा का, वह इस धारा के एरिया को कम करता है। देखिए क्या कहता है, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का असंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट या सहायता या षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि आप
एक लाइन बस देखेंगे कि क्या ए ने बी को उकसाया या बी के साथ षड्यंत्र किया या बी को सहायता दी है, तो क्या अब ये देखा जाएगा कि क्या इस बात की पूरी संभावना थी कि बी चोरी करने जाएगा तो घर में आग भी लगा देगा। अगर अधिसंभाव्य परिणाम आग था, यानी कि पूरी संभावना इस बात की अगर थी, तो ऐसी दशा में ए अग्नि द्वारा रिष्टि के लिए भी जिम्मेदार होगा, और अधिसंभाव्य परिणाम नहीं था तो ऐसी दशा में ए का दायित्व केवल चोरी के दुष्प्रेरण के लिए होगा, आग लगाने के लिए नहीं। यहीं आपको पॉइंट पकड़ना है। और अधिसंभाव्य परिणाम उकसाहट या सहायता या षड्यंत्र का था कि नहीं, इसको समझाने के लिए 3 उदाहरण दिए गए हैं, और प्रयास ये करिए कि तीनों उदाहरणों को आप तैयार करके जाएंगे, इसमें कोई छूट नहीं है। आपको तीनों दृष्टांत एकदम अच्छे से क्या होने चाहिए, आने ही चाहिए। तो देखिए, आप खुद बताइएगा, अब अपना भी दिमाग लगाना है कि क्या पूरी संभावना इस बात की थी कि नहीं। तो पहला दृष्टांत देखिए, एक शिष्य को य के भोजन में विष डालने के लिए क उकसाता है और उस उद्देश्य से उसे विष परिदत्त करता है। वह शिष्य उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से म के भोजन में, जो य के भोजन के पास रखा हुआ है, विष डाल देता है। अब समस्या ये आई, देखिए अब इसमें आपका बस ये समझना है कि क्या पूरी संभावना इस बात की थी। तो देखिए उदाहरण अपने मन से, मैंने आपका उदाहरण को अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ, वो लीगल भाषा में नहीं। अब ये एक व्यक्ति है जो एक 6 वर्षीय बालक बी को उकसाता है कि वह सी के भोजन में जहर जाकर डालाए। बी जाता है और थोड़ा घबराया हुआ है, वह सी के पास ही डी का भोजन रखा है और उसके भोजन में वह जहर डाल देता है और डी भोजन करके मर जाता है। ए का दायित्व बताइए। अब समस्या ये आई कि क्या ए ने जो बालक को उकसाया था कि जाकर जहर डालो सी के भोजन में, क्या इस बात की ऐसी कंडीशन में क्या इस बात की पूरी संभावना थी कि बच्चा हड़बड़ाहट में डी के भोजन में भी जो बगल में है जहर डाल सकता है। अगर पूरी संभावना थी तो कानून ये मानेगा कि ए ने बच्चे को उकसाया था डायरेक्ट डी की भोजन में जहर डालने के लिए। तो आप लोग बताइए, संभावना थी कि नहीं, छोटा बच्चा है तो संभावना थी, तो ए के दायित्व का विस्तार होगा कि नहीं होगा। और क्या माना जाएगा कि ए ने डायरेक्ट किसके खाने में जहर के लिए उकसाया था बच्चे को, डी के। भाई पहला दृष्टांत आपका जहर वाला है। दूसरा देखिए, ख को य का गृह जलाने के लिए क उकसाता है, ख उस गृह को आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी भी करता है। अब आइए, अब यहाँ थोड़ा संभावना दिखाइए। ए कहता है कि जाकर तुम, मैंने ए बी से बी को उकसाता है कि हे बी, तुम जाकर सी के घर में आग लगा देना। बी जाता है, सी के घर में आग लगाता है और आपका चोरी भी करता है। तो कानून ये मानता है कि आग लगाने का जो दुष्प्रेरण किया गया है आपका, इस बात की इस मामले में पूरी संभावना नहीं थी कि बी जाकर चोरी भी कर लेगा। अतः ए केवल आग अग्नि द्वारा रिष्ट के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी होगा। बी ने जो दूसरा कार्य किया चोरी का, उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा।
ये समस्या ज़्यादा पूछी जाती है, अंडरलाइन करिए, ये समस्या ज़्यादा आई है। आग लगाने के लिए उकसाता है और जाकर क्या करता है, चोरी, तो चोरी के लिए ए का कोई दायित्व नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा आपका ख और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्र में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए हथियार देता है। यानी कि आपका ख और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्र में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उकसाता है। यानी कि ए एक व्यक्ति है, वह दो लोगों को उकसाता है, बी और सी को, कि जाकर इस एरिया में तुम लूट करना, और हथियार भी देता है। अब आप लोग खुद सोचिए, हथियार दिया है तो भाई हथियार रखने के लिए तो दिया नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लूट का विरोध करता है तो ये जो बी और सी हैं, इस हथियार का ये लोग क्या करेंगे। एक बार देखिए तो ऑनलाइन क्लास मैसेज आ रहा है, चल रहा है ना, एक बार देखिए तो। नहीं चल रहा है, फिर आ गया मैसेज, छोड़ दीजिए। देखिए अब आप खुद सोचिए कि अगर ए ने बी और सी को लूट के लिए उकसाया है और हथियार दिया है, तो अब आप लोग क्या इस बात की पूरी संभावना है कि नहीं कि अगर कोई लूट का विरोध करेगा तो ये लोग हथियार का यूज करके उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, बताइए आप लोग। है, और अगर बी और सी में से कोई लूट करते समय मृत्यु कारित कर देता है तो ए का दायित्व बताइए, ए का दायित्व बढ़ेगा और लूट के साथ साथ ये हत्या के दुष्प्रेरण के लिए भी दंड का क्या होगा, भागी। अब आइए एक धारा इधर बची है 114, जो काफी महत्वपूर्ण भी है। 114 आपका पहले भूमिका देखिए तब 114 को लिखिएगा। अगर टिप्पणी में आ जाए तब भी कम से कम इतना याद रखिए लेक्चर द्वारा कि आपका 15 से 20 लाइन अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखिए, सामान्यतः दुष्प्रेरक का दायित्व कभी बदलता नहीं है और दुष्प्रेरक सदैव दुष्प्रेरक के रूप में ही उत्तरदायी होता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 114 में इसका अपवाद सृजित किया गया है। धारा 114 यानी कि सेक्शन 114 संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करती है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर अपराध करते समय दुष्प्रेरक अपराध के स्थल पर उपस्थित है तो ये माना जाएगा कि उसने स्वयं अपराध किया है और उसका दायित्व अब बदल जाएगा। वह उस अपराध के दुष्प्रेरक के रूप में दायी न होकर सीधे उस अपराध के मुख्य अपराधकर्ता के रूप में लायबिल होगा। ये कम से कम आपका ये जो भूमिका है, इतना तो आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, 5-6 लाइन लिखना ही होगा। उसके बाद आपका धारा 114 देखिए, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। तो जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो, जब वह कार्य अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा मतलब माना जाएगा मतलब कल्पना की जाएगी, यानी कि डीम्ड। वास्तव में ऐसा है नहीं, समझा जाएगा मतलब कि कल्पना की जाएगी उसने ऐसा कार्य अपराध किया है, यानी कि स्वयं किया है। अब यहाँ उपस्थिति का मतलब आपको हल्का सा समझना है। उपस्थिति का मतलब ये है कि इतना नजदीक है कि
आवश्यकता पड़ने पर वह घटना स्थल पर आपका कह सकते हैं सहयोग के लिए आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जहां अपराध किया जा रहा हो एकदम वहीं खड़ा हो। अगर वह दूसरे कमरे में है, दूसरे मकान में है, अगल बगल कहीं पेड़ की ओट लेकर छुपा है और घटना स्थल से नजदीक ही छुपा है, तो ये माना जाएगा कि वह अपराध करते समय घटना स्थल पर क्या था, उपस्थित। भाई ये नहीं कि आपका उसी रूम में होना जरूरी नहीं है, आपका बगल में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि रूम के बाहर खड़ा हो, ये भी हो सकता है कि पेड़ पर चढ़कर देख रहा हो, ये भी हो सकता है कि बगल से कहीं नजर गड़ाए हो छुपकर, तब भी उपस्थित माना जाएगा। जो न्यायालयों ने इस धारा की क्या की है, व्याख्या। तो आपका इस प्रकार समस्या एक बना लिया जाए। ए एक बालक बी को उकसाता है कि वह सी के भोजन में जहर डाल दे और बी वहाँ उपस्थित भी रहता है। बालक सी के भोजन में जहर डाल देता है। ए का दायित्व बताइए। तो 114 से कवर करेंगे। ए अब डायरेक्ट हत्या के लिए दोषी होगा, क्योंकि 114 ये मान लिया जाएगा कि ए ने अपने हाथों से ही जहर डाला है, भले ना डाला हो। समझा जाएगा जहां भी शब्द आए, इसका मतलब कल्पना की जाएगी, फिक्शन किया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा, उपधारणा की जाएगी। इस प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। आइए एक छोटा क्वेश्चन षड्यंत्र का पूछा जाता है, उसको भी निपटा ही दिया जाए। थोड़ा स्पीड बढ़ाना है भाई। अब देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बनता है भाई। आपका क्वेश्चन का मॉडल, वैसे टिप्पणी में ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, और क्वेश्चन आपका ये बना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को आप परिभाषित करिए, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र। देखिए दो क्वेश्चन बनता है। आपराधिक षड्यंत्र पर आपका या तो समस्यात्मक क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादातर टिप्पणी भी बना है, आपका फुल क्वेश्चन भी बन सकता है। और यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी पर टिप्पणी लिखिए, तो कुछ आपका 5-6 टिप्पणी भी लिखने के लिए आएगा, जो छोटा छोटा रहेगा, और 1 से 1.5 या 2 पेज में आप क्या करेंगे, उसको समाहित। देखिए आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र को आप कैसे परिभाषित करेंगे, ये पहले समझने का प्रयास करिए। सामान्यतः अपराध के लिए यह आवश्यक है कि कोई आपराधिक कार्य किया गया हो और वह आपराधिक कार्य सफल हो गया हो, यानी कि पूर्ण हो गया हो। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपराधिक षड्यंत्र, आपका दुष्प्रेरण और आपराधिक प्रयत्न ऐसे अपराध हैं जहां कार्य पूर्ण न होने के बावजूद भी इन्हें अपराध माना गया है। यानी कि कार्य, जैसे कि हमने दुष्प्रेरण में बताया कि ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, और भी हत्या करने से डिनाई कर देता है, तब भी ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंडित होगा। कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। एक आपराधिक प्रयत्न का देखिए, क्रिमिनल अटेम्प्ट का, ए बी पर गोली चलाता है, गोली बी के बगल से निकल जाती है, फिर भी ए भले सफल नहीं हुआ है, लेकिन ए क्रिमिनल अटेम्प्ट के लिए, हत्या के प्रयास के लिए दंड का क्या होगा, भागी। और षड्यंत्र में भी वही है। अगर ए और बी साजिश रचते हैं कि चलो सी को मरवा देंगे, तो ऐसी दशा में मात्र साजिश रचना ही ए और बी को दंडित बना देगा, षड्यंत्र ही दंडित बना देगा। कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं, मात्र साजिश दंडनीय है। जब भी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को पढ़िएगा तो पहले एरिया कवर कर लेते हैं। भूमिका में तो ये लिखना ही पड़ेगा,
आपका कि यह एक अपरिपक्व या एंशिएंट या अपूर्ण अपराध है। अपूर्ण का अपरिपक्व का मतलब ये हुआ कि जो पका नहीं है। जो पका नहीं है का मतलब कि कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। तो आप देखिए, पहले कोरिलेशन कर लिया जाए कि क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी जब भी आप पढ़ेंगे तो कौन कौन सी धाराओं का यूज करेंगे। तो 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र परिभाषित है। 120 बी में इसके लिए दंड दिया गया है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। 107 के सेकेंड क्लाज में था। ये तीन पहले याद रखिए, 120 है, 120 भी, और कल हमने बताया था 107 का कौन सा क्लास, सेकेंड। इसके बाद जब आप क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी पढ़िएगा तो क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी को प्रूफ करने के लिए एविडेंस के स्पेशल नियम बनाए गए हैं। वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में बताए गए हैं, यानी कि किस में, आपका 10 में। क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक बात है, जो षड्यंत्रकारी होते हैं वह सह अपराधी होते हैं और इनका ट्रायल ज्वाइंट चल सकता है, यानी कि सभी का विचारण एक साथ चल सकता है कि नहीं, चल सकता है। तो आप 223 CRPC में ऐड करेंगे 223 CRPC, कब ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। अगला आपका जब जोड़िएगा तो क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी के मामलों में कांग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 196 जोड़कर पढ़िएगा। तो फिर एक बार हम बता दें कहाँ कहाँ से जोड़ना है। आपका आईपीसी की धारा 120 ए और आपका ये 107 का सेकेंड खंड। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 223 ज्वाइंट ट्रायल इनका होगा। इसके बाद आपका एविडेंस षड्यंत्र को साबित करने हेतु एविडेंस में स्पेशल नियम बनाया गया है। तो एविडेंस की धारा 10 है और कांग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब डीएम द्वारा सामान्यतः या राज्य सरकार द्वारा परमिशन दे दी जाए। कुछ मामलों में उतना नहीं जानना डिटेल में। तो सीआरपीसी की फिर धारा कौन सी कांग्निजेंस के लिए, 196 है, 195 नहीं भाई, 195 तो लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है, 196। और लोक सेवक अगर अपराध करता है तो 197, अलग अलग धारा। अब देखिए कह करके सबसे पहले आप जो लिखेंगे भाई, प्रयास ये करिए कि एकदम हूबहू परिभाषा रट कर जाइए। फिर हम बता रहे हैं, आप प्रयास ये करिए कि जो सेक्शन 120 ए में षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है वह परिभाषा आप शब्दशः 4-5 बार लिखकर और तैयार करिए, और कोई उपाय नहीं है। जो छोटी परिभाषाएं हैं एकदम हूबहू बताया भी जाता है इंटरव्यू में और आपका रट्टा भी मारा जाता है। तो देखिए हम भी बता रहे हैं। हाँ, जबकि 120 है, जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमत आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सम्मत के सिवाय कोई षड्यंत्र आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगा जब तक कि सहमत के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमत के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। और आपका एक्सप्लेनेशन फिर लिखेंगे, यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमत का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषांगिक मात्र है। आनुषांगिक माने उस उद्देश्य से
केवल जुड़ा हुआ है। आनुषांगिक का मतलब होता है कोलिटरल, यानी कि उससे क्या जुड़ा हुआ या संसर्गी है। अब ये आप परिभाषा तो भाई हर हाल में आपको याद ही होनी चाहिए। उसके बाद आपका परिभाषा को, ये जो परिभाषा दी गई है आपका केस में दी गई इंग्लैंड में, और उसी केस में दी गई परिभाषा को आपका कह सकते हैं इसमें समाहित कर दिया गया है उठाकर। तो आगे देखिए, अब अगर परिभाषा का हम विश्लेषण करते हैं तो इसके निम्नलिखित एसेंशियल एलिमेंट निकलते हैं। तो परिभाषा का विश्लेषण करने पर आवश्यक तत्व उसके बाद निकालना है, उसी की व्याख्या करना है, 2-3 केस डालना है, और तत्पश्चात इंग्लैंड का और भारत में अंतर क्या है ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, एक आवश्यक तत्व, छोटी परिभाषा है लेकिन कौन कौन सी धाराएं कोरिलेट करेंगे, कम से कम कोरिलेट एक लाइन ही सही जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हम आवश्यक तत्व निकालते हैं, व्यक्तियों की संख्या आपका ब्यौरे के अनुसार 2 या क्या होनी चाहिए, अधिक, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, यानी कि कोई अवैध कार्य या तो स्वयं करने या करवाने के लिए क्या हुए हैं, सहमत। तो ऐसी सहमति ही क्या कहलाएगी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तीसरा ये हुआ कि जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपका ऐसा कार्य जो अवैध न हो, लिखेंगे तीसरा आवश्यकता हम निकाल रहे हैं, ऐसा कार्य जो अवैध न हो लेकिन किस साधन द्वारा अवैध न हो, यानी कि आपका अवैध न हो का मतलब भाई ये न लिख दीजिएगा अवैध हो, जो बेहद की भाषा है वही लिखना है, ठीक है। अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है, तो क्या है वह कार्य वैध। तो ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा या तो करने या करवाने के लिए क्या होते हैं, सहमत। तो ऐसी हाँ, ये तीसरा आवश्यक तत्व हो गया। और चौथा आवश्यक तत्व ये हो गया कि ऐसी सहमति के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना। तो जो परंतुक है यहाँ आपको कवर करना है और यहीं अटैकिंग करना है, और 107 के सेकंड खंड से हल्का सा केस सहित अंतर दिखा देना है। यानी कि 4 आवश्यक तत्व रट्टा मारिए, अब समय आ गया है कि कुछ चीज़ें आपका न समझ में आए तो भाई एपीओ में मैं फिर बता रहा हूँ, एपीओ का जो एग्ज़ाम होता है तमाम लोग आपका पिछली बार हुए और रट्टा मार कर लिख दिए, यानी कि कुछ चीज़ें आप रट कर जाइए और क्षमता पा लिए कि हूबहू हम शब्दों को क्या करेंगे, उतार देंगे। भाई ये इंटरव्यू के लिए भी सेम बताना है हूबहू, इसमें अपना मन से संशोधन नहीं करना है। हम तो व्याख्या बता ही रहे हैं। देखिए व्याख्या कैसे लिखनी है, व्याख्या इसकी सबसे पहले आपकी व्याख्या में आपराधिक षड्यंत्र के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। अगर केवल एकमात्र व्यक्ति हैं तो वह आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति साजिश नहीं रच सकता। अब यहाँ आपका इंग्लैंड और भारत में अंतर जरूर दिखाइएगा। इंग्लैंड में पति पत्नी एक व्यक्ति माने जाते हैं, अतः अगर पति पत्नी आपस में मिलकर षड्यंत्र रचते हैं तो वह षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन भारत में पति पत्नी पृथक व्यक्तित्व रखते हैं, और अगर ये दोनों मिलकर आपस में षड्यंत्र रचते हैं
तो ये दंड के भागी होंगे। फिर एक बार देखिए, इसको जरूर पॉइंट को दिखाइए। इंग्लैंड में, फिर हम बता रहे हैं दोबारा, इंग्लैंड में पति पत्नी एक व्यक्ति माने जाते हैं, उनका अस्तित्व पृथक नहीं माना जाता, अतः पति और पत्नी ही मिलकर दो व्यक्ति साजिश रच देते हैं। तो आप लोग बताइए, क्या वे साजिश के लिए दोषी होंगे? नहीं। लेकिन भारत में इन्हें क्या माना जाता है? सेपरेट व्यक्ति। और भारत में ये अलग अलग व्यक्ति हैं और षड्यंत्र के लिए क्या होंगे? दोषी। अब अगला पॉइंट आइए। अगर दो व्यक्तियों पर साजिश का आरोप लगा, माने आपराधिक षड्यंत्र का, और एक व्यक्ति मुक्त हो गया, तो क्या अकेले एक व्यक्ति को साजिश के लिए दंडित किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। अब ये हैं फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस। लिखवाते समय लिखवाया जाएगा फखरुद्दीन बनाम आपका मध्य प्रदेश राज्य का केस है। यानी कि ए और बी पर ये इल्जाम लगा कि इन्होंने दोनों ने मिलकर साजिश रची है। तो ऐसी दशा में आपका ए बरी हो गया कि साजिश में शामिल नहीं था, तो क्या केवल बी को साजिश के लिए दोषी ठहराया जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि साजिश के लिए कम से कम कितने व्यक्ति? दो, और एक व्यक्ति साजिश। इसके बाद आइए, दूसरा आवश्यक तत्व जब लिखिएगा तो उसमें देखिए कहाँ से ऐड करेंगे। आपका कोई अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं। तो अब यहाँ अवैध कार्य लिखना पड़ेगा, और करने या करवाने के लिए सहमत होना, ये भी अटैक करना है। थोड़ा सतर्क रहिएगा। अवैध जब भी लिखिए तो सेक्शन 43 का यहाँ सहारा लीजिए। मैं फिर बता दूं, अवैध शब्द को माने कोई अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होना ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। तो अब यहाँ अवैध बताने से पहले करने या करवाने शब्द बताया जाए और सहमत होना। यहाँ भी एक लाइन आप अटैक करिएगा। करने का मतलब खुद करने, याद रखिए, और करवाने का मतलब ये हुआ कि दूसरे से कार्य करवाया जाए। यानी कि ए और बी साजिश रचते हैं कि बी जाकर यह कार्य करेगा। तो ऐसी दशा में ए बी स्वयं सहमत हो गए हैं स्वयं उस कार्य को करने के लिए, और ए बी साजिश रचते हैं कि चलो हम बी को सी को तैयार करवाएंगे, और यह अपराध किससे करवाएंगे? सी से। तो ये कहा जाएगा स्वयं करने नहीं बल्कि क्या? करवाने। सहमत हो जाना, यहाँ अटैक करिएगा ज्यादा। आपराधिक षड्यंत्र का जो क्रोड है या जो धुरी है या जो मुख्य पहलू है वह कंसेंट हो जाना, यानी कि सहमत हो जाना है। अर्थात अब सहमत पर आपका जो प्रोविजो है उसको आप कवर करेंगे। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने या करवाने के लिए सहमत हुए हैं, तो उस अपराध को करने की दिशा में कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, और मात्र सहमत के आधार पर वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दंड के क्या होंगे? भागी। लेकिन लगाइएगा, आईपीसी की धारा 107 का सेकेंड क्लाज के अनुसार आपका अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए सहमत होते हैं, तो कोई न कोई कार्य किया जाना सहमत के अनुसरण में आवश्यक है। लेकिन आपका 120 ए में आप अगर अपराध के लिए सहमत हुई हैं तो भले कोई कार्य न हो, मात्र रजामंदी के आधार पर व्यक्ति दंड के क्या होंगे? भागी।
और 107 के सेकंड खंड में कार्य का कुछ न कुछ कार्य किया जाना क्या है, आवश्यक। इस बात को स्पष्ट किया गया। आपका केस लिखेंगे कि हर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, केस एक यहाँ ऐड कर दीजिएगा कि हर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में धारा 107 के सेकंड खंड में और 120 ए में डिफरेंस बताया गया। 107 के सेकंड खंड में आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में कोई न कोई कार्य किया जाना क्या है, आवश्यक, जबकि 120 ए के तहत कोई अगर अपराध के लिए षड्यंत्र रचा गया है तो कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, मात्र सहमति ही व्यक्ति को क्या बना देगी, दंडनीय। भाई सहमत क्रोध है आपका, मैं फिर बता दूं, रजामंदी, दोनों रजामंद हो गए। अब अगला ये अवैध कार्य, इसको भी अटैक करना है। अवैध शब्द आप जब भी लिखिए तो एक सेक्शन हल्का सा ऐड करिएगा। अवैध शब्द को आईपीसी की धारा 43 में आपका स्पष्ट किया गया है। अवैध का मतलब जरूर लिख दीजिए, भले उसकी व्याख्या नहीं, लेकिन 2-3 लाइन जरूर लिखना पड़ेगा कि अवैध शब्द उस हर बात का द्योतक है जो अपराध हो, यानी कि जितने अपराध हैं वे सब क्या हैं, अवैध। जो आपका दूसरा, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, जिन कार्यों को कानून करने पर रोक लगा दिया है, वे आपका सभी कार्य भी अवैध माने जाएंगे। और तीसरा, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो। बताइए अवैध की परिभाषा व्यापक है कि सीमित, व्यापक। इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले क्या है, समाहित, बहुत व्यापक है। यानी कि जो अपराध जितने हैं वो भी अवैध, और जिन कार्यों को कानून करने से रोका है भले अपराध न हो, जैसे कि आपका संविदा नियम की धारा 23 हो गया, टीपीए की धारा 6 हो गई, ये सब कार्य अवैध हैं। और जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करे, यानी कि जिस आधार पर हम सिविल सूट ला सकते हैं, यानी कि सीपीसी की धारा 9 के तहत हम सिविल मुकदमा कर सकते हैं, वे जितने बेस हैं, जैसे भरण पोषण न देना, संविदा का पालन न करना इत्यादि, ये अवैध माने जाएंगे। तो इस प्रकार आपका पहला जो आवश्यक तत्व था, दूसरा उसकी व्याख्या हो गई। तीसरा आवश्यक तत्व देखिए, तीसरा ये था कि ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, उस कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होना। तो आपका यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ आपको सतर्क रहना है कि जो कार्य अवैध नहीं है, अगर उस कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो उन्हें उसे भी हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक षड्यंत्र कहेंगे। पहला नियम। अब देखिए, जो कार्य अवैध नहीं है, यानी कि कार्य वैध है, तो कानून की नज़र ये है, यानी कि विधि का यह सिद्धांत है कि वैध कार्य को वैध साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। अगर कार्य वैध है और आपने साधन क्या अपनाया, अवैध अपनाया, तो और साजिश रचकर अपनाया, तो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दंड के क्या होंगे, भागी। इंटरव्यू में आपका पूछ देता है कोई एलिस्टेशन बताइए जहाँ की कार्य अवैध नहीं था, लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति रजामंद हो गए। तो एक उदाहरण मैं सटीक बताता हूँ। देखिए, किसी व्यापारी का माल बेचवाना आपका अवैध कार्य नहीं है,
तो दो व्यक्ति ए और बी एक दोनों व्यापारी थे। दोनों ने साजिश रची कि ये जो सी व्यापारी हैं इसका माल किसी दिवालिये व्यक्ति को बेचवा दिया जाए, ताकि वह व्यक्ति पैसा दे ही नहीं पाएगा और इसका पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। तो ए और बी ने आपका सी व्यापारी से कहा कि तुम डी को सामान दे दो। डी एक अच्छा इंसान है, पैसा वाला है, और ए और बी जानते हैं कि डी दिवालिया है और पैसा दे नहीं पाए। तो किसी व्यक्ति का सामान बेचवाना अवैध कार्य नहीं है, लेकिन जो ए और बी ने साधन का प्रयोग किया कि दिवालिया को क्या करा दिया, सामान बेचवा दिया, तो ये कार्य उनका क्या है, अवैध। तो कानून ये कहता है कि आप वैध कार्य को वैध साधनों द्वारा करिए। अगर वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं तो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए माने जाएंगे। तो सबसे अच्छा उदाहरण व्यापारी वाला दीजिएगा, किसको माल बेचवा दिए सब जबरदस्ती, दिवालिया को, ताकि पैसा उसका डूब जाए। तो ये कार्य वैध नहीं है, लेकिन जो साधन अपनाया गया वह क्या था, अवैध। अंतिम देखिए आपका, अंतिम जो आपका है पॉइंट आपका समाप्त हो जाएगा 2-4 मिनट में, ज़्यादा बचा नहीं है क्योंकि व्याख्या में थोड़ा समय लग गया। अंतिम ये है कि साजिश के अनुसरण में कार्य का किया जाना। तो यहाँ ही पॉइंट आपको पकड़ना है अच्छे से कि अगर अपराध के लिए सहमति हुई है तो उस सहमति के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। केवल सहमति ही व्यक्तियों को आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी बना देगी। यानी कि अगर ए और बी साजिश रचते हैं कि चलो सी की हत्या कर देंगे या करवा देंगे और कोई कार्य हत्या की दिशा में नहीं किया गया, फिर भी ए और बी दंड के क्या होंगे, भागी। ये याद रखिए। लेकिन अपराध से अगर भिन्न कार्यों को करने या करवाने के लिए सहमत हुई है, क्योंकि अवैध शब्द का मतलब हमने बताया व्यापक है, तो ऐसी दशा में उस कार्य को करने के दिशा में माने भिन्न कार्य को करने के दिशा में पक्षकारों में से किसी एक द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाना क्या है, आवश्यक। तो कब कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, मात्र सहमत के आधार पर व्यक्ति दंडित होंगे। तो आपका अपराध करने या करवाने के लिए साजिश में और इससे भिन्न मामलों में कुछ न कुछ कार्य किया जाना क्या है, आवश्यक। अब इसके बाद आप कोरिलेट कर सकते हैं लास्ट में कि आपराधिक षड्यंत्र चूंकि गुप्त रूप से पलता बढ़ता है, गुप्त रूप से कार्यान्वित होता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य मुश्किल होता है, अतः ज़्यादातर मामलों में इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है। और इसे साबित करने के साक्ष्य का विशेष नियम आपका एविडेंस की धारा किस में दिया गया है, 10 में। ये लिख सकते हैं आप लास्ट में जोड़कर। आपका जो षड्यंत्रकारी होते हैं वह सह अपराधी होते हैं और सीआरपीसी की धारा 223 के तहत इनके विरुद्ध ज्वाइंट ट्रायल या एक साथ सभी षड्यंत्रकारियों का क्या हो सकता है, विचार। क्योंकि षड्यंत्र में आपका फर्जी भी लोग फंसा देते हैं, अतः फर्जी मुकदमा न चले इसके लिए कुछ कंट्रोल किया गया है राज्य द्वारा, और कुछ मामलों में सीआरपीसी की धारा 196 के तहत जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही षड्यंत्र के अपराध का काग्निजेंस या मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा।
कुछ मामलों में किसके द्वारा अनुमति दी जाएगी, या तो डीएम द्वारा या सरकार द्वारा। तो इस प्रकार आपका क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी भी आज समाप्त हो गई। तो आपका रेस्ट ले लीजिए। तो एविडेंस में आपका लिखवाया जाएगा, आई एविडेंस में कल लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, और आईपीसी लिखवाया जाए, मैंने एक लिखवाया जाए तो एक क्या किया जाए, आपका लेक्चर दिया जाए, बैलेंस बना रहे। तो अभी आपका सह अभियुक्त सह अपराधी लिखवा गया, तो आज सह अभियुक्त भी साथ में हम लिखवा देते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, उसके बाद दोनों में अंतर लिखवा देते हैं। भाई एक एक क्वेश्चन डेली 2-2 3-3 तैयार करिए जिन लोगों को बिहार देना है। अगर अभी से भी 2-2 3-3 तैयार करेंगे तो आपका 60 मैंने मान के चलिए कि 70-70 80-80 क्वेश्चन अभी भी समय है, आप तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कम से कम 2-2 ही क्वेश्चन तैयार करिए तो आपका 60 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा मेन में। तो रेस्ट ले लीजिए, तब भाई 15 मिनट बाद क्लास चलेगा अभी एविडेंस का।